नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी प्राकृतिक संवेग और स्वच्छता अभियान सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जनमानस तक सीधे संवाद स्थापित करने की अद्भुत क्षमता है। उनके स्वच्छता अभियान व आह्वान का मुझ 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक पर भी सीधा असर पड़ा। मैं भी इस अभियान में सक्रिय हो उठा। मेरी स्वयं की स्टडी टेबल चाहे कितनी अस्त व्यस्त क्यों न हो, पत्नी द्वारा भूल से भी छोड़ा गया सब्जी का छिलका उसी को दिखाते हुए उठाकर कूड़ेदान में डालने का नियम बना लिया। राह चलते भी किसी को गंदगी करते देखता तो रुककर टोकने और नागरिक दायित्व समझाने को अपना कर्तव्य बना लिया था। नाली या सुंदर मकान की बाउंड्री वॉल पर जल त्याग करते हुए महानुभावों को क्रिया के मध्य ही टोकने का पुनीत नागरिक कर्तव्य निर्वहन करता था। हाँ, एक आध बार ऐसा भी हुआ कि किसी पहलवान छाप व्यक्ति के घूरने पर कई बार क्षमा याचना द्वारा ही आत्मरक्षा कर सका। एक शाम घर से कॉफी पीकर एक जिगरी दोस्त के यहाँ गपशप करने पहुंचा। मित्र अकेला था, फिर भी चाय पानी से स्वागत हुआ। कुछ देर बाद तय हुआ कि हजरतगंज के सुंदरीकरण का जायजा भी ले लिया जाए। मित्र ने याद दिलाया कि जीवन की तरुणाई में हम लोग सुंदरी दर्शन के लिए जाया करते थे। तय हुआ कि केवल उम्र के साथ नामावली में परिवर्तन हुआ है, मंतव्य तो आज भी वही है। गाड़ी मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क कर हम लोग गंजिंग हेतु निकल पड़े। नए रंग रोगन से हजरतगंज सुंदर लग रहा था। लव लेन के नयनाभिराम दृश्यों ने याद दिलाया कि आज तो सैटरडे इवनिंग है। कॉलेज के दिन याद आ गए। शनिवार की शाम मेस बंद रहती थी, सो बाहर आना मजबूरी थी। कैसे हम घंटों हजरतगंज टहलते, मद्रास कैफे में 4 आने में डोसा खाते, फिर टहलते, परंतु खाना किसी ढाबे में ही खाते। हजरतगंज में खाना जेब पर भारी था। रौनक देखकर फ्रूट जूस पिया, फिर कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम भी केवल ये सोचकर ली गई कि अब हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं काफी प्रसन्न था। बहुत दिनों बाद शाम इतनी खुशगवार गुजर रही थी। एकाएक कुछ रंग में भंग होने का आभास होने लगा। पेट के निचले हिस्से में कुछ असुविधा सी होने लगी। समझ में आया कि चाय, कॉफी, फ्रूट आदि आत्मसात करने के बाद गुर्दे अपनी जिम्मेदारी पूरी तौर पर निभा रहे थे। लघु शंका प्रारंभ में तो लघु रहती है, फिर धीरे धीरे उसका संवेग लघु से दीर्घ होने लगता है। मैं बेचैन होने लगा। एक दुकानदार से पूछा, भाई यहाँ वॉशरूम कहाँ है? वो मुझे देर तक घूरने के बाद बोला, यहाँ की जमीन का रेट जानते हो? मैंने नकारात्मक भाव में सिर हिलाया। 50,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, उसने अपने आप ही बताया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि वॉशरूम के बारे में मेरी जिज्ञासा का जमीन के रेट से क्या संबंध। दुकानदार ने मुझे नासमझ मानकर समझाया, बाबूजी, वॉशरूम बनाने के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट जमीन की आवश्यकता तो पड़ेगी। सिर्फ आपके मेरा मतलब है कि एक वॉशरूम के लिए कोई 50 लाख की जमीन क्यों बर्बाद करेगा? आप खुद ही सोचिए। काश उसे पता होता कि मैं सोचने की स्थिति में नहीं हूं। मैं बड़ी बेचैनी से दुकान के बाहर निकल आया। मेरा मित्र, जो कि स्वस्थ चित्त था और सोच सकने की स्थिति में था, उसने दुकानदार से पूछ लिया, श्रीमान जी, जब आपको लगती है तो 50 लाख की बात सोचकर रुक जाती है क्या? आप भी तो कहीं ना कहीं जाते ही होंगे। अब की निरुत्तर होने की बारी दुकानदार की थी। वो तोते की तरह गर्दन टेढ़ी कर चश्मे के ऊपर से देखता हुआ बोला, वॉशरूम मल्टी लेवल पार्किंग में बने हैं। वो दौड़कर मेरे पास आया और महत्वपूर्ण सूचना मुझे दी। हम दोनों लगभग भागते हुए पार्किंग पहुंचे। वॉशरूम बंद था। निराश होने के पहले ही याद आया कि पार्किंग तो मल्टी लेवल है। हम पहली मंजिल के लिए भागे। लिफ्ट का इंतजार करना व्यर्थ मान जीने से ऊपर गए। वहां भी आला समाज शोधन सुविधाओं पर ताला लगा था। 2 और मंजिलों का साहसिक आरोहण किया गया। नतीजा वही, जिस्म थक गया, सांस फूल रही थी। थकने से आवेग रोकने की क्षमता जवाब देती महसूस हो रही थी। क्या करूं? विकट प्रश्न।
मित्र फिर एक बार सहाय हुआ। वो बोला, बंधु यहीं खड़े होकर निवृत्त हो लो, जब तक धार नीचे पहुंचेगी तुम्हारा समाधान हो चुकेगा। मैं दूसरे कोने से नीचे देख रहा हूँ। मैंने आश्वस्त होकर अभी प्रारंभ ही किया कि नीचे से गरजती आवाज आई, कौन है बे? ऊपर कोई मूत रहा है क्या? तभी मित्र ने दौड़कर मुझे बाउंड्री से नीचे खींच लिया। मेरी बदकिस्मती से नीचे पुलिस वैन खड़ी थी। पुलिस का एक सिपाही ऊपर की ओर भागा। हम दोनों एक फ्लोर तेजी से उतरे, फिर आराम से कारों के बीच निकलते हुए पार्किंग के बाहर आ गए। मुझसे ज्यादा मेरा मित्र डर गया था। मैं आश्वस्त था कि मेरा जो और जितना अंग पुलिस ने देखा था उससे वे मुझे पहचान नहीं सकते थे। हम लोग सड़क पर आकर सिविल अस्पताल की ओर चले। चौराहा पार करने में थोड़ी देर लगी। उतनी देर में मेरी बेचैनी और बढ़ गई। जिस प्रकार बाढ़ को एक बार रास्ता मिल जाने से बहाव का दबाव और तीव्रता बढ़ जाता है, वही हाल मेरा था। थोड़ा रिलीफ मिलने की जगह बेताबी और बढ़ गई थी। एक हाथ जेब में डालकर अपने को कंट्रोल करते हुए हम किसी तरह ट्रैफिक बूथ तक पहुंचे। ट्रैफिक बूथ के पीछे 3-4 फीट खाली जगह देखकर मुझसे रुका नहीं गया। जो होगा देखा जाएगा कि आत्मघाती मूड में मैं वहीं शुरू हो गया। मेरा मित्र मुझे आड़ दे रहा था। तभी चौराहे की तरफ से एक पुलिस वाले ने ललकारा, हे क्या कर रहा है? जेल जाना है क्या? न चाहते हुए भी मैं रुक गया और बाहर आ गया। सिपाही भी आश्वस्त होकर अपनी ड्यूटी में लग गया। मुझे रावण की वो कथा याद आई कि जब वो भी अपने संवेग को रोक नहीं पाया और भगवान शिव के विग्रह को जमीन पर रखना पड़ा। मैं इन दो वाक्यों से बाल बाल बचने पर कुछ ज्यादा बोल्ड हो चुका था। सो एक बार फिर शुरू हो गया। कितना समय व्यतीत हुआ मुझे खुद मालूम नहीं। एक भारी हाथ मेरे कंधे पर पड़ा और मुझे जोरों से झकझोरा। मैंने मुड़कर देखा, वही सिपाही जिसने मुझे टोका था मुझे क्रोध से घूर रहा था। मेरे मित्र का आता पता नहीं था। मैं समझ गया कि अब इज्जत खतरे में है। संवेग से निवृत्त होने के बाद अब मैं आश्वस्त था और मेरा मस्तिष्क सुचारू रूप से चेतन हो चुका था। मुझे किसी मोटे से रुआबदार अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थोड़ी देर तक वो अधिकारी मुझे घूरता रहा। मैंने भी आंखें नीची नहीं की। वो बोला, सार्वजनिक स्थान पर आप पेशाब कर रहे थे? जी हाँ, पर मजबूरी में, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। संभवतः इस प्रश्न पर वो मिमियाती हुई आवाज सुनने का आदी था। उसे गुस्सा तो आया, पर उसे वो दबाते हुए बोला, मालूम है इसके लिए आपको जेल भी हो सकती थी। मैं बोला, आप मुझे फांसी दे दें, पर एक प्रश्न का उत्तर दे दें। अधिकारी मुझे घूर रहा था। मैंने पूछा, यदि आपको अभी लघु शंका लगे तो आप कहाँ जाएंगे? अधिकारी इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। वो दाहिने बाएं देखने लगा। सिपाही आश्चर्य से मुझे देख रहा था। मैंने सधिकार उसकी टेबल पर हाथ रखकर कहा, श्रीमान जी, आप ही नहीं, आपके सिपाही भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। इस सिपाही को बूथ के पीछे निवृत्त होते देखकर मैं भी चालू हो गया। ये पहले निपट लिया और उन्हीं अशुद्ध हाथों से मुझे पकड़कर इसने मुझे आपके सामने पेश कर दिया। आप ही बताइए कि जब आपका सिपाही ये कर सकता है तो साधारण जनता यदि लगी हो तो कहाँ जाए? अधिकारी ने सिपाही को देखकर जोर से पूछा, तो तुम भी? सिपाही कुछ प्रतिवाद करना चाहता था कि मैंने उसे चुप कराकर अधिकारी से कहा, सर, ये अपनी गलती कैसे मान सकता है? आप किसी को भेजकर दिखा लें, वहां 2 लोगों के मूत्र विसर्जन के चिन्ह होंगे। अफसर के कहने पर दूसरा सिपाही मौकाए मुआयना पर गया और रिपोर्ट किया, श्रीमान जी, मौके पर 2 जगह मूत्र त्याग के चिन्ह है। अफसर ने आग्नेय नेत्रों से सिपाही को देखा और फिर अपने स्टेनो को बोला, मेयर साहब को पत्र लिखो कि सार्वजनिक स्थलों पर वॉशरूम आदि की सुविधाओं का बहुत अभाव है, कृपया उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। मुझसे कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। जान बची तो लाखों पाए। वो अधिकारी कभी नहीं जान पाएगा कि उस जगह पर 2 मूत्र विसर्जन के निशान उसे कैसे मिले। ये तो मैं जानता था। राम राम करता मैं सबसे पहला ऑटो पकड़कर घर आ गया।
इस अंतिम वाक़ये के बाद तक मेरे मित्र का कोई अता पता नहीं था। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला जी द्वारा लिखित एक कहानी प्राकृतिक संवेग और स्वच्छता अभियान। तो दोस्तों, देखा आपने, यदि इस प्राकृतिक संवेग की तीव्रता इतनी अधिक हो तो स्वच्छता अभियान तो तेल लेने चला जाता है। तो इसलिए सरकार से मेरी भी ये विनम्र प्रार्थना है कि इस कार्य हेतु सुविधा गृह जगह जगह बनवाने की कृपा करें। तो दोस्तों, आप सबको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।